नमस्कार, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। क्या हाल है दोस्तों आपके? चलो आरंभ करते हैं हमारे बिंदु को। बिल्कुल, हम आज एक बहुत ही अच्छा बिंदु पढ़ने वाले हैं जिसकी शुरुआत हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि उपसर्ग और प्रत्यय का जो तुलनात्मक अध्ययन मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका पृष्ठपोषण मुझे प्राप्त हुआ है, जिसका फीडबैक मुझे प्राप्त हुआ है, तो अब तक के अनुभव के आधार पर ये कहा जाए कि ऐसा पढ़ाया जाना सार्थक है। वास्तव में विद्यार्थियों को उससे संतुष्टि मिली और मुझे बेहद खुशी हुई यह जानकर कि आपने उससे बहुत कुछ सीखा भी है। दोस्तों, हम उपसर्ग और प्रत्यय का जो तुलनात्मक अध्ययन था, जिसके मैंने लगभग आपको 12-13 जो तथ्य बताए थे, उन तथ्यों के आधार पर कुछ कसर रही ही नहीं, क्योंकि बिंदुओं का वर्णन और उसका भूमिका, उसका पृष्ठ भाग हमने ऐसा तैयार कर लिया कि उससे संबंधित बिना कोई उदाहरण पढ़े भी हमारा चित्त विचलित नहीं होता। हम हर प्रकार के प्रश्न का सही तरीके से सही और सुव्यवस्थित जवाब दे पा रहे हैं। बहुत सारे मेरे साथियों ने बताया भी है, बहुत सारे मेरे विदुषी बहनों ने, भाइयों ने सब कुछ बताया कि सर ऐसा कर लेने के बाद हम हर एक प्रश्न का सही तरीके से सामना कर पा रहे हैं, सही उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे उपसर्ग के प्रकारों के, उपसर्ग के प्रकार की। आज की चर्चा का बिंदु हमारा यही रहेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार पूर्व की वार्ता बता दूं। पूर्व की कक्षा में हमने यह जान लिया था कि उपसर्ग के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता होता कि इस बिंदु में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इस बिंदु में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, तब तक हमें उस बिंदु के पढ़ने की तह का पता नहीं चल पाता है। मैं बात करूं अगर उपसर्ग के प्रश्नों के प्रकारों की, तो आपको मोटे मोटे 3 प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। इसकी चर्चा हम पिछली कक्षा में कर भी चुके हैं। एक बार पुनः मैं प्रत्यास्मरण कराना चाहूँगा आपका इस बात के लिए। सबसे पहला आपको पूछेगा कि उपसर्ग में जो मूल शब्द होता है वह कैसा होता है? विकारी शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? विकारी शब्द होता है। यह बात हम बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं दोस्तों कि जब कभी उपसर्ग या प्रत्यय से प्रश्न पूछा जाएगा या उपसर्ग या प्रत्यय का योग कराया जाएगा, तो सदैव हमें ध्यान रखना है कि उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, इनके मूल में अर्थात ये किस शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो विकारी शब्द के साथ इनका योग होता है। किसके साथ होता है? विकारी शब्द के साथ इनका योग होता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि प्रत्यय जुड़ेगा तो वह भी विकारी शब्द के साथ जुड़ेगा, उपसर्ग जुड़ेगा तो वह भी विकारी शब्द के साथ ही जुड़ेगा। तो प्रश्न पहला जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है दिए गए शब्द में मूल शब्द छांटिए। अभी हम उदाहरणों पर जाने वाले हैं, उससे पहले ही आपको मैं बता दूं, जैसे पूर्व की कक्षा में हमारा एक शब्द रहा था प्रत्याशा। कौन सा रहा था? प्रत्याशा। और मैंने आपको बताया था कि आप इसमें प्रति उपसर्ग के साथ संधि विच्छेद कर लेते हैं, प्रति योग आशा। पहला प्रश्न जो पूछा जाने वाला है वो इससे है कि दिए गए शब्द में मूल शब्द बताइए या विकारी शब्द का रूप छांट कर लिखिए। जवाब क्या होगा? आशा। अगर प्रति योग आशा लिखा हुआ है तो यह इसका जवाब नहीं है दोस्तों, यह तो इस शब्द का क्या है? यह है संधि विच्छेद है। क्या है? संधि विच्छेद है। क्या है ये? संधि विच्छेद है। तो हमें संधि विच्छेद की चर्चा नहीं करनी, हमें संधि विच्छेद को नहीं देखना, हमें यह देखना है कि दिया गया शब्द है वह विकारी है, वह मूल शब्द है। तो पहला प्रकार का प्रश्न। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न हमें मिलता है वह क्या मिलेगा? जानिए। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न मिलता है वह कुछ इस प्रकार से है। आपको क्या दे देगा? संधि पद देगा। क्या देता है दोस्तों? संधि पद दे देता है।
कोई भी संधि का उदाहरण दे देगा जो उपसर्ग के योग से बनी हो, क्योंकि मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, पूर्व की कक्षा में हम जान चुके थे कि उपसर्ग के योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो यण संधि में बहुत सारे उदाहरण हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें हम संधि पद देखते हैं उपसर्ग के योग से बने हुए। उसके बाद व्यंजन संधि के स्वतंत्र नियमों की बात करें तो देखो, व्यंजन संधि में एक सघोष की संधि हम पढ़ते हैं। उस सघोष की संधि के ठीक बाद हमारा एक नियम आता है अनुस्वार की संधि। उस अनुस्वार की संधि के बाद हम एक नियम पढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें आपने पढ़ा होगा हलंत तय या दै की संधि, अर्थात उत या उद उपसर्ग के योग से बनने वाले शब्द। इसके बाद आपने पढ़ा होगा निरुपसर्ग के उदाहरण। किसके पढ़े होंगे? निरुपसर्ग के उदाहरण। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों निश उपसर्ग के उदाहरण। किसके पढ़ते हैं? निश उपसर्ग के उदाहरण पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों दुर उपसर्ग के उदाहरण। इसके बाद हम पढ़ते हैं दुष् उपसर्ग के उदाहरण। तो ऐसे कुछ स्वतंत्र संधि के प्रकार हैं। स्वतंत्र संधि के अर्थात व्यंजन संधि के मूल नियम ही ऐसे हैं जो पूरे के पूरे एक उपसर्ग पर निर्भर करते हैं। आपने पढ़ा परि उपसर्ग का नियम। किसका पढ़ा? परि उपसर्ग का नियम। आपने पढ़ा सम उपसर्ग का नियम। नियम आता था कुछ इस प्रकार से कि यदि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु के योग से बना कोई शब्द हो तो इन दोनों के मध्य मूर्धन्य सकार का आदेश हो जाता है। बहुत बार आगम हो जाता है, सुना है। सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु से बना कोई शब्द हो तो स्वर रहित में अनुस्वार में आदेश हो जाएगा और इन दोनों के मध्य दंत्य सकार का आगम हो जाता है। ये नियम हमने पढ़े हैं। तो ये नियम कहाँ से निकल कर के आए? तो उस प्रकार से हमें कोई संधि पद दे देता है और उपसर्ग पूछ लेता है। विद्यार्थी क्या सोचता है? संधि चीज़ अलग होती है, उपसर्ग अलग होते हैं, समास अलग होते हैं। तो जो ये बिंदुओं को बांट कर पढ़ने की हमारी आदत है, उस आदत का फ़ायदा परीक्षक उठा लेता है और वहाँ से प्रश्न पूछ बैठता है। हम गलती कर जाते हैं। उदाहरण समझो, मान लीजिए शब्द दे दिया संस्कृत। शब्द क्या दे दिया? संस्कृत। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दिए गए शब्द में उपसर्ग छांटिए। दिए गए शब्द में उपसर्ग है और उपसर्ग क्या लिख दिया? सम योग कृत। दिए गए शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द छांटिए, ऐसे है। या दिए गए शब्द का उपसर्ग व मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। पहला विकल्प सम प्लस कृत बना दिया। दूसरा विकल्प उसने बनाया है संस प्लस कृत। तीसरा विकल्प इसने बना दिया स्वयं प्लस स्कृत। और चौथा विकल्प बना दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब गलती कहाँ करते हैं हम वो देखिए। हम क्या सोचते हैं, संस्कृत शब्द है, ये तो हमने संधि में पढ़ा। पहला विकल्प पढ़ा सम प्लस कृत, यह तो इसका क्या है? विद्यार्थी के दिमाग में पहला ही क्लिक यह होता है, यह इसका क्या है? संधि विच्छेद है। क्या है भाई? ये उसका संधि विच्छेद है। और इस संधि विच्छेद को हम संधि विच्छेद समझ करके और इस विकल्प को हम चयन में लेते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जहन में तो अलग बैठा हुआ है कि संधि चीज़ अलग होती है और उपसर्ग चीज़ अलग होता है। हमारे बात यह मस्तिष्क में घर कर गई कि हिंदी के सारे टॉपिक अलग अलग हैं, लेकिन यह बात हमारे समझ में अभी भी नहीं आई होती कि सारी की सारी हिंदी व्याकरण एक दूसरे में उलझी हुई है, गुथी हुई है। इन बिंदुओं के मध्य अंतर संबंध पाया जाता है। तो जब आपसे विच्छेद दे दिया जाए तो आपको वह लाइन याद आनी चाहिए जो पूर्व की कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि उपसर्ग के योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं। अब आपको संधि पद देकर के उपसर्ग पूछ रहा है तो नियम वही क्लिक होना चाहिए कि यह उपसर्ग के योग से संधि पद बनाया गया है। तो चाहे विच्छेद हो, लेकिन इसका जवाब भी यही होगा। इसका जवाब भी यही होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो आपका यस सर का जो जवाब है, यह सुनकर मुझे लग रहा है कि आप कुछ समझ तो पा रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यहाँ यह थी कि प्रश्न का जो प्रकार दूसरा था वह था संधि पद देकर। अब मैं चलता हूँ तीसरे प्रकार के प्रश्न पर। तीसरे प्रकार का जो प्रश्न है वह क्या है? कुछ एकाधिक उपसर्ग के पद देता है। एकाधिक उपसर्ग के पद, अर्थात
हमें कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं, हमारे समक्ष ऐसे उदाहरण रख दिए जाते हैं एकाधिक, जिसमें एक से अधिक उपसर्ग जुड़े होते हैं। हो सकता है उनका शाब्दिक विच्छेद करवा ले, हो सकता है केवल उपसर्ग अलग करवा ले। प्रश्न कैसे आएगा वह समझो, इसके उदाहरण कैसे होते हैं वह जानते हैं। देखो इसमें लिख दिया जाए व्यावहारिक, क्या लिख दिया गया? व्यावहारिक। अब इसका उपसर्ग निकालने से पहले हम इसके मूल शब्द पर जाएंगे। तो देखो व्यावहारिक जो शब्द है यह व्यवहार में इक प्रत्यय लगने से बना है। कौन सा प्रत्यय लगने से बना है? इक प्रत्यय लगने से। व्यवहार में इक प्रत्यय लगने से। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, प्रत्यय के प्रकार में हम पढ़ते भी आए हैं और पढ़ेंगे भी कि इक विशेष प्रत्यय होते हैं। विशेष प्रत्यय, नाम सुनते ही आपके जहन में विशेष प्रत्यय के नाम से 8 प्रत्यय आने चाहिए, जिसकी चर्चा प्रत्यय के प्रकारों में मैं करता भी हूँ और की भी है। क्या? ए, ई, दीर्घ ई, य, एय, इक, अयन और आयन। इन 8 प्रत्ययों में से यदि किसी प्रत्यय को हम विकारी शब्द के साथ योग कराते हैं तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण में जुड़ा स्वर बदल जाता है। मूल शब्द व्यवहार का प्रथम वर्ण क्या हुआ? य में जुड़ा हुआ ए। य में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। और ए यदि होगा तो ए के स्थान पर क्या बन जाता है दोस्तों? आ बन जाता है। तो वे की जगह क्या हो जाता है? व्या, फिर वै का वै, हा का हा और रे पे ई की मात्रा लगाएंगे तो री और कै। तो मूल शब्द हमारे पास क्या निकल के आया? व्यवहार। प्रश्न क्या पूछ रहा था? एकाधिक उपसर्ग का पद है, दिए गए शब्द में उपसर्ग छांट कर लिखो। अब आपको उपसर्ग छांट कर लिखने के लिए देखो, सबसे पहले इसका वियोग अवहार, वियोग अवहार, यह तो आपने यण संधि से इसका संधि विच्छेद किया। दूसरे प्रकार का प्रश्न, लेकिन एकाधिक उपसर्ग है तो जाहिर सी बात है इसका और टुकड़ा होगा। इसका टुकड़ा क्या करेंगे? अवयोग हार। तो अब एकाधिक उपसर्ग, यह हार तो क्या हो गया? मूल शब्द। मूल शब्द पहले प्रकार का प्रश्न पूछे तो आंसर क्या होगा? हार होगा। संधि से पूछे तो वी प्लस अवहार होगा। संधि से पूछे तो वी प्लस अवहार होगा। और यदि एकाधिक उपसर्ग दे दिया जाए तो एक उपसर्ग तो आपने वी निकाला, दूसरा अव निकाला, तो इसका जवाब कुछ ऐसे बनेगा। क्या? वियोग अवयोग हार। अब आपको एकाधिक उपसर्ग में दिया गया क्या क्या है? वी कोमा अव। बहुत बार ऐसे भी आए हुए हैं व्यवहार शब्द में कौन कौन से उपसर्ग है, और विकल्प कैसे बना देता है? विकल्प बना देता है वी प्लस अव, अव प्लस वी, वी कोमा अव और अव कोमा वी। अब आपको उसने सवाल क्या पूछा है? कौन कौन से उपसर्ग हैं? तो अब आप यहाँ योग का चिन्ह तो ले ही नहीं सकते, योग का चिन्ह तो ले ही नहीं सकते। दोनों विकल्प हट गए। अब हमारे पास 2 हैं। वास्तव में प्रश्न के दोनों विकल्प सही आ रहे हैं। क्या? व्यवहार में देखो अब उपसर्ग भी जुड़ा हुआ है और वी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन विकल्प का भाषा समझिए। प्रश्न क्या पूछा? व्यवहार शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं, आप इनको उस क्रम में बताइए। पहले आने वाला उपसर्ग पहले आएगा, बाद आने वाला उपसर्ग बाद में आएगा। तो पहले कौन सा आया? वी। बाद में कौन सा आता है? अव। अगर आप इसको अवयोग वी लिख देते हो या अव कोमा वी कर देते हो तो आपने इसका क्रम भंग कर दिया, जो कि आपके प्रश्न को गलत ठहरा देता है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? वी कोमा अव। तो यह तो थी दोस्तों उपसर्ग के प्रश्न के प्रकार पर। अब हम चर्चा करेंगे उपसर्ग के प्रकार पर। तो उपसर्ग के प्रकार में आपको मैं बता दूं, पूर्व की कक्षा में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि उपसर्ग में हम हिंदी भाषा की बात करें तो मोटे मोटे रूप से 3 भागों में हम बांटकर पढ़ते हैं उपसर्ग को। कितने भागों में बांटकर पढ़ेंगे? 3 में। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, पहली बात तो ये प्रश्न बनता भी नहीं है कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। हाँ, प्रत्यय के पूछ लिए जाएं। प्रत्यय के प्रकार अगर आपसे पूछे जाते हैं तो प्रत्यय के प्रकार आपको कितने करने हैं? 2। प्रत्यय के प्रकार कितने करने हैं? 2 करने हैं।
लेकिन अगर आपसे उपसर्ग के प्रकार पूछे जाते हैं तो आप उपसर्ग के कोई प्रकार नहीं बता पाएंगे। उपसर्ग लेकिन हम हिंदी में 3 श्रेणियों में बांटकर उपसर्ग पढ़ते हैं, ये समझना। ये 3 श्रेणियां क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों हिंदी भाषा में क्या, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। किसके उपसर्ग पढ़ते हैं? संस्कृत भाषा के उपसर्ग पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़े जाने वाले उपसर्ग बता रहा हूँ, कौन कौन से उपसर्ग पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहले तो हिंदी में हम कौन से उपसर्ग पढ़ते हैं? संस्कृत भाषा के उपसर्ग। दूसरे हिंदी में पढ़ते हैं हम स्वयं हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। और तीसरे हम जो हिंदी भाषा में पढ़ते हैं वे पढ़ते हैं अन्य भाषाओं के उपसर्ग, अन्य भाषाओं के उपसर्ग, जिसमें हिंदी व संस्कृत के अलावा, हिंदी व संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं के उपसर्ग। तो अन्य भाषाओं के उपसर्ग। इस प्रकार से कुछ 3 श्रेणियां हमारे हिंदी भाषा में उपसर्ग की मानी गई हैं। अब हिंदी भाषा के उपसर्ग कितने हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग कितने हैं, या विदेशी उपसर्ग कितने हैं? तो स्वतंत्र भाषा के उपसर्गों की बात की जाए तो संख्या असीमित हो जाएगी। लेकिन हमारे हिंदी भाषा में हम संस्कृत के भी कितने पढ़ते हैं? 22 उपसर्ग। हिंदी के भी कितने पढ़ते हैं? 22 उपसर्ग। और विदेशी भी कितने पढ़ते हैं? 22 उपसर्ग। कुछ समझ में आ रहा है मेरे कहने का आशय क्या हुआ? हिंदी भाषा में कुल उपसर्गों की 3 श्रेणियां बांट करके हम लगभग 66 और एक अन्य उपसर्ग के नाम से चौथा और उपसर्ग 22 उपसर्ग बना दिए जाते हैं, जिसमें आपके पूरे 88 उपसर्ग बन जाते हैं। लेकिन जो अन्य उपसर्ग हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो आपको मोटे तौर पर यह ध्यान रखना होगा कि हिंदी भाषा में हम 3 श्रेणियों में बांटकर सभी उपसर्गों की चर्चा करते हैं। सबसे पहली श्रेणी है संस्कृत भाषा के उपसर्ग की, दूसरी श्रेणी है आपके हिंदी भाषा के उपसर्ग की, और तीसरी श्रेणी है दोस्तों आपके विदेशी या अन्य भाषाओं के उपसर्गों की। अब सबसे पहले हम चर्चा आरंभ जो करेंगे वह होगी आपके संस्कृत भाषा के 22 उपसर्गों की। तो अब हम एक एक उपसर्ग और उसके कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो संख्या कितनी दी हुई है? 22 दी गई है। कितनी दे दी गई? 22। उदाहरणों पर आओ। सबसे पहला क्या कह रहा है? अति। सबसे पहला कौन सा है? अति। अति का उदाहरण हम लेना चाहें, जैसे अत्यंत। शब्द क्या है? अत्यंत। संधि से बन रहा है, उपसर्ग से नहीं है, संधि से बन रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, संधि से बना रहा हूं। अति उपसर्ग था, अंत मूल शब्द है, अंत मूल शब्द है। ए और तय को हलंत करेंगे तो जाहिर सी बात है स्वर रहित ई निकलेगा। स्वर रहित तय को करने के बाद लघु ई, और उसके बाद में क्या है? ए, और फिर क्या जुड़ा हुआ है? न और तय। नियम क्या कहता है यण संधि का कि यदि ई उ व री के बाद असमान स्वर का योग हो तो ई अपने ही जगह पर किस में बदल जाएगी? ये में। और असमान स्वर की क्या लगा देंगे दोस्तों? मात्रा। इधर क्या बचा पड़ा है? ए और तय स्वर रहित, ई का बना लिया ये, और आगे बचा हुआ है न और तय। सबको जोड़ो। ए का तो ए, तय में ये जोड़ा तो तय, और उसके बाद ये में ए जुड़ गया, ये पूरा हुआ, और आगे क्या लिखा हुआ है? न और तय। अर्थात अति प्लस अंत बराबर क्या हो गया? अत्यंत। अति प्लस अंत बराबर क्या हो गया? अत्यंत है। साधारण से शब्द की बात करें तो जैसे अतिक्रमण है, अतिक्रमण, अतिक्रमण, अतिशय। एक और आता है अतिशय उक्ति। अति प्लस शय प्लस उक्ति, अतिशयोक्ति जिसको हम बोलते हैं, है। अत्यल्प, अति प्लस अल्प बराबर अत्यल्प, अत्यल्प। अति प्लस अल्प बराबर अत्यल्प। दोस्तों, अगर आपको सीधे सीधे उदाहरण पूछेगा, अगर सीधे सीधे अगर आपको प्रत्यय पूछेगा, तो मैं फिर कह रहा हूँ, मानते हैं हम कि प्रत्यय या उपसर्ग के योग में हम संयोग से बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना परीक्षा में ज़्यादा संभावनाएं और सर्वाधिक संभावनाएं बनती हैं, वो बनती हैं संधि के उदाहरणों की। किसकी बनती हैं? संधि के उदाहरणों की। जैसा कि मैंने आपके समक्ष ये 2 उदाहरण प्रस्तुत भी किए हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में लेंगे कि अगर आपको पूछा जाए कि अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द, तो देखो अत्यंत, अतिक्रमण और अत्यल्प, ये दोनों तो संधि से बने हैं, जबकि यह संयोग से बना हुआ है। यह किससे बना हुआ है? संयोग से। अगला उपसर्ग है जैसे अधि, है। अधि में अधि प्लस आत्म, यानी कि
अध्यात्म। मैं संधि के उदाहरणों पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उपसर्ग में उपसर्ग के उदाहरण कम पूछता है, संधि के ज़्यादा पूछता है। वजह क्या है? अगर आपको ये पूछे अधि प्लस कार बराबर अधिकार, ऐसा तो जो नहीं पढ़ के जाएगा, जिसने 4 महीने 6 महीने मेहनत नहीं भी करी होगी, वह भी इस प्रश्न को जवाब दे लेगा। लेकिन इसका जवाब वही दे पाएगा जिसको यह पता है कि अधि प्लस आत्म बराबर अध्यात्म होता है। यण संधि में जिसने यह पढ़ा है कि अधि प्लस अक्षी बराबर अध्यक्ष होता है, वही विद्यार्थी इसका जवाब दे पाएगा। तो मेरे कहने का आशय आपके समझ में आ गया होगा कि आप उपसर्ग को केवल उपसर्ग के उदाहरण से नहीं, बल्कि उपसर्ग को आप संधि के उदाहरणों के संदर्भ से पढ़ना आरंभ करेंगे, तब जाकर ही आपको इसके पढ़ने का आनंद आएगा। जैसे अनु है, अनु में आता है अनु प्लस अय बराबर अन्वय। अनु प्लस अय बराबर क्या आता है दोस्तों? अन्वय। साधारण सा उदाहरण लें, अनुभव, अनु योग भव बराबर अनुभव। अनुभव है, अनुभव। अनुभव संयोग का उदाहरण है, अनुभव संयोग का उदाहरण है। अब देखो अनुभव क्या है दोस्तों? संयोग का उदाहरण। अनु प्लस अय, यण संधि में हम पढ़ते हैं ए का तो ए, न को हलंत करेंगे तो जाहिर सी बात है लघु ऊ बाहर निकल कर क्या आएगा? आगे क्या जुड़ा हुआ है? ए, और उसके बाद में क्या है? ये। ऊ के बाद असमान स्वर का योग हो रहा है, तो ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। इधर क्या बचा पड़ा है? ए और न स्वर रहित। आगे क्या है? ए प्लस ये। वह में ए जोड़ेंगे तो वह पूरा। इधर क्या बचा हुआ है? ए और न आधा। और आगे क्या है? ये। शब्द क्या बन गया? अन्वय। ऐसा जवाब कौन विद्यार्थी दे पाएगा? जिसको संधि पता होगी, जिसको संधि पता होगी। यहाँ उपसर्ग नहीं पूछ रहा है वो। बहुत बार क्या होता है, मैंने आपको एक बार पूर्व में बताया था कि पाठ्यक्रम में, परीक्षा के पाठ्यक्रम में प्रश्नों की संख्या तो कुछ एक 10-1 हो गई और सिलेबस में बिंदु आ गए 15। तो अब 10 प्रश्न लेने हैं और 15 बिंदुओं में से लेने हैं, तो परीक्षक के सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि मैं कोई बिंदु छोड़ भी नहीं दूं और प्रश्न भी सारे ले लूं। तो वह क्या करता है? वो अपने मस्तिष्क पर जोर डालेगा। उसने क्या करना है? वह कुछ ऐसे प्रश्नों का समावेश आपके पेपर में करने लग जाता है जो एक अकेला बिंदु नहीं बल्कि 2-3 बिंदुओं के सहयोग से बनता हो। जैसे अभी अभी मैंने आपके समक्ष व्यावहारिक शब्द लिया था, उसमें संधि भी थी, उसमें प्रत्यय भी था, उसमें उपसर्ग भी था। तो 3 टॉपिकों को अकेला शब्द कवर कर रहा है। ऐसे शब्दों पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चाहे अनुकरण है, अनुकरण के अनुसार के जैसा, अनुकरण, अनुकरण, अनुकरण के अनुसार के जैसा, के अनुसार के जैसा है। अप का जैसे अपयश, यश का विलोम क्या होता है? अपयश, अपयश, अपयोग यश अपयश है। अपयोग व्यय, अपव्यय, अपव्यय, अपव्यय। अभिप्सा है, अभि प्लस ईप्सा बराबर अभिप्सा, दीर्घ स्वर संधि है। अभि प्लस यास बराबर आस बराबर अभ्यास। क्या होता है दोस्तों? अभ्यास। अभि प्लस आगत बराबर अभ्यागत है, अभ्यागत। तीनों के तीनों उदाहरण संधि के आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किए। संधि के उदाहरण देने का वजह मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि परीक्षा में परीक्षक को यह पता होता है कि विद्यार्थी संयोग का उपसर्ग अलग कर सकता है। अनुकरण शब्द देकर के पूछे कि उपसर्ग कौन सा है, तो हर किसी को पता है अनु प्लस करण, अनुकरण है। अनुभव देकर के अनु प्लस भव है। अधिकार में अधि प्लस कार, अतिक्रमण में अति प्लस कर्मण। लेकिन अत्यल्प वही बता पाएगा जिसने संधि पढ़ी हो, अभ्यास वही बता पाएगा जिसने संधि पढ़ी हो है। अवलोकन है, अवलोकन, अवगुण, अवनति है, अवनति, अवगुण, अवलोकन, अवलोकन। अगला उपसर्ग कौन सा है आपके समक्ष? आ उपसर्ग बहुत ही अच्छा है। जैसे हमने आरंभ में बिंदु पढ़ना शुरू किया था, हार में पहले आ जोड़ा, क्या बना? आहार है, आहार, 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 आयोग हार बराबर आहार है। जन्म में आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आजन्म,
आजन्म। अव्ययीभाव समास में भी पढ़ना इस चीज को, आजन्म है। जीवन में आ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा दोस्तों, आजीवन है, आजीवन। अगला क्या है, उत। अब ध्यान दो, इस उत के संदर्भ में आपको एक उद और मिलता है, उद, उत या उद। सबसे पहला और सबसे बड़ा भ्रम मेरे साथियों को यह होता है कि सर उत होता है या उद होता है। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, उत और उद, इसकी आपको स्थिति समझा देता हूँ। दो उपसर्ग हैं आपके समक्ष, दो उपसर्ग हैं, कौन कौन सा, उत, उद, और एक है सत या सद। तय और दय में आपको भ्रमित इसलिए होना पड़ जाता है कि आप निश्चित नहीं कर पाते तय आएगा या दय आएगा, बल्कि वास्तविकता बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर लड़ाई तय और दय में नहीं है, ही नहीं झगड़े की बात। क्यों, ये क्या है भाई, वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण, और ये क्या है, वर्ग का तीसरा वर्ण, ये वर्ग का तीसरा वर्ण। तय वर्ग का पहला, तय वर्ग का पहला क्या होता है, तकार, और तय वर्ग का तीसरा कौन सा है, दकार। नियम सुनना ध्यान से, जब हम सघोष की संधि पढ़ते हैं तो एक नियम आता है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी सघोष का योग हो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी सघोष वर्ण का योग हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सघोष का योग हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। अरे भाई जब तीसरे में बदल जाता है तो बदल दीजिए, तो पहला वर्ण क्या है, तय, और आगे सघोष होगा तो तय की जगह क्या लिखा जाएगा, दय। तय की जगह क्या लिखा जाएगा, दय। जैसे उत प्लस लास हो, उत प्लस लास हो, हम बहुत पढ़ते भी हैं, उत प्लस लास हो तो तय के बाद में लय। अब सघोष में आपको पता है ये रे ले वे है तो आते ही आते हैं, तीसरा चौथा पांचवा भी आता है और सभी स्वर भी आते हैं। तो लय वर्ण सघोष में से दे दिया, सघोष में दे दिया, तो तय के स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, दय। और दय है, तय हो या दय हो, आगे क्या लिखा हुआ है, लय। संधि में पढ़ते हैं आगे लय वर्ण हो, तो तय हो या दय हो, दोनों के स्थान पर ही क्या करना है हमें, लय। तो तय का भी लय बनाना पड़ रहा है, दय का भी लय बनाना पड़ रहा है, अर्थात विकार और आदेश दोनों एक जैसे हो रहे हैं, विकार और आदेश दोनों एक जैसे हो रहे हैं। मेरे कहने का आशय यह है क्या कि उत आए या उद आए आपको भ्रमित नहीं होना है, बल्कि हिंदी की बात करें तो हिंदी में उत मानते हैं, जबकि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में उद मानते हैं। हम दोनों भाषाओं की बात करें तो दोनों मानेंगे। कुछ समझ में आया, उत या उद। तो उत और उद को लेकर के आपको इस चीज़ के झगड़े में पड़ना नहीं है। शब्द की बात करें तो जैसे आते हैं उत्पन्न है, उत्पन्न, उत्पन्न है, उत प्लस पन बराबर उत्पन्न है, उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत प्लस कर्ष है। आगे देखो उप, उपयोग, उप प्लस कार बराबर उपकार, उप प्लस हार बराबर उपहार, उप प्लस हार बराबर उपहार है। ऐसे ही आगे बढ़े हम, दुर और दुस। तो दुर में क्या हो जाएगा, जैसे दुर प्लस आग्रह है, दुराग्रह, दुर प्लस आग्रह, दुराग्रह। दुर प्लस आशा बराबर दुराशा, दुराशा, दुर प्लस आशा, दुर यानी बुरी। लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ पर यह एक संधि में भी है, समझो कैसे। अगर आपको दुराशा शब्द दिया हुआ है और संधि पूछे, अब संधि विच्छेद में आपको यह दे दिया दुर प्लस आशा, तो यह इसका संधि विच्छेद नहीं होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दुह प्लस आशा। दोस्तों यह है रेप की संधि। कौन सी संधि का उदाहरण है ये, विसर्ग संधि का। कौन सी संधि का है, विसर्ग संधि का। हम उपसर्ग बिंदु के ठीक बाद में एक संधि से संबंधित संधि और उपसर्ग में अंतर वाली बात हम पढ़ेंगे, उस समय फिर से इस बात पर मैं जोर दूंगा। अभी आपके जहन में एक इतना सा संकेत रखो कि दुर प्लस आशा और दुह प्लस आशा दोनों चीजें मान्य हैं। क्यों, यह है उपसर्ग में, यह किस में है, उपसर्ग में, और यह कहाँ है दोस्तों, यह है संधि में। यह कहाँ है, संधि में। तो आपको इस चीज को लेकर के भ्रमित नहीं होना है। तो जैसे अब दुस आएगा, दुस, दुस में ध्यान दीजिए शब्द कैसे कैसे बनेंगे।
एक तो जैसे दुस स्वप्न आ गया, तो यहाँ पर तो दंत्य सकार का दंत्य सकार लिख दिया। लेकिन अगर आपको यह लिखा हुआ मिल जाए दुशासन, अब समझो आप, यहाँ पर दुशासन कौन सा सह लिख रहा हूँ, सह संकर वाला, जबकि उपसर्ग में क्या लिखा हुआ है, सह स्लेट वाला। दोस्तों ये संधि की वजह से विकार हो रहा है, इस पर हम अभी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक बार सभी उदाहरणों के हम कुछ कुछ शब्द लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि यह दंत्य सकार का तालव्य सकार क्यों बना, दंत्य सकार का मूर्धन्य सकार क्यों बना है, दंत्य सकार का मूर्धन्य सकार क्यों बना, दुष्कर। ये लो दुष्कर, सह कौन वाला सह बना दिया, सह स्लेट वाला सह बना दिया और सह संकर वाला सह बना दिया, क्यों बन गया, जबकि वास्तव में उपसर्ग क्या है, केवल सह दंत्य सकार वाला है। तो यह चीज़ भी आपको अभी मैं बताऊंगा। पहले एक बार हम आगे के उपसर्ग पर और चर्चा कर लेते हैं। जैसे नी प्लस यम बराबर नियम, नी प्लस डर है, नी प्लस डर बराबर निडर है, निर 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 प्लस आशा निराशा, निर प्लस आशा बराबर निराशा, निह प्लस आशा बराबर भी क्या होगा, निराशा ही होगा। वही संधि वाला जो यहाँ पर आ रहा है आपका दुराशा और दुर में, वही आपका वहाँ भी आएगा है। निर प्लस आहार बराबर क्या हो जाएगा, निराहार है, निराहार। निर प्लस अपराध बराबर क्या हो जाएगा, निरपराध है, निर प्लस अपराध बराबर निरपराध, निरपराध है। वही वाली बात देखो, जो अंतर दुस में था वही निस में आएगा। कैसे, जैसे निस प्लस सार बराबर निस्सार, निस प्लस सार बराबर निस्सार, नी प्लस संदेह बराबर निसंदेह, निसंदेह निसंदेह। प्र प्रकार प्रकार, प्र प्लस योग बराबर प्रयोग, प्रविशेषण प्रविशेषण, प्रबल बल प्लस प्रबल। इस प्रकार से शब्द आप बना सकते हो। जैसे जय में परा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पराजय। भव में परा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पराभव। क्रम में परा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पराक्रम। क्या बन जाएगा, पराक्रम। अब परी में देखो, परी प्लस अंक, यण संधि उठाओ, वापस से क्या, पर्यंक। ऐसे शब्द आएंगे, वही है काम के। ऐसे तो हर कोई कर जाएगा, ये शब्द ही परेशान कर सकते हैं। पर्यंक, परी प्लस आवरण बराबर क्या बन जाएगा, पर्यावरण है। परी प्लस आवरण बराबर क्या बन जाएगा, पर्यावरण है। बिल्कुल। परी प्लस इक्षक बराबर परीक्षक, ये लो जी, परीक्षक। परी प्लस इक्षा बराबर परीक्षा, परी प्लस इक्षा बराबर परीक्षा। दीर्घ ई, दीर्घ स्वर संधि, यण संधि, यण संधि है। परीक्षा में भी कौन सी संधि, दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। परीक्षा में और परीक्षक दोनों में कौन सी है, दीर्घ संधि। प्रतिकार, प्रति प्लस कार बराबर प्रतिकार, यह है तो हर कोई विद्यार्थी कर पाएगा। लेकिन प्रति प्लस उत्पन्न लिखा हुआ आ जाए तो क्या लिखा जाएगा, शब्द प्रत्युत्पन्न। क्या लिखा जाएगा, प्रत्युत्पन्न। यह वही मेरा विद्वान साथी कर पाएगा जिसने संधि पढ़ी हो। बार बार कह रहा हूँ, संधियाँ हल्की चीज नहीं है। संधि क्लियर हो गई, उपसर्ग समझ में आ जाएंगे हैं। आगे देखो, जैसे वी प्लस सम। अब देखो विषम, यह भी विकार। संधि में मैंने स्पेशली पढ़ाया था ये शब्द विषम है। जबकि सम कैसे लिखते हैं, जबकि सम लिखा हो जाता है यूं और वी जोड़ते ही क्या हो जाएगा, विषम। दंत्य सकार के स्थान पर आदेश में कौन सा लेंगे हम, मूर्धन्य सकार। ये चीजें भी आपको ध्यान रखने की है। कार में वी जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन गया, विकार। कार यानी कार्य, और विकार का मतलब क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। जैसे सु प्लस स्पष्ट बराबर सुस्पष्ट है। सु प्लस स्पष्ट बराबर क्या हो जाएगा, सुस्पष्ट है। सु प्लस अच्छा बराबर क्या होता है दोस्तों, स्वच्छ। यह वाला उदाहरण काम का है। सु प्लस अच्छा बराबर स्वच्छ, यण संधि है। स्वच्छ शब्द देख करके अगर आपसे उपसर्ग पूछता है तो बहुत बार हम आधा से कर जाते हैं, या फिर स्व करते हैं, या से पूरा कर लेते हैं। पता ही नहीं चलता कि इसमें सु उपसर्ग है, क्योंकि इसमें कहीं भी उ की मात्रा दिखाई नहीं देती। यण संधि हमें पता नहीं है, और यण संधि पता है तो सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सम। सम उपसर्ग में हम जैसे संधि पढ़ते हैं अनुस्वार में, संयोग है। सम प्लस रक्षण बराबर संरक्षण। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, संरक्षण है। और ऐसे ही अन का, ऐसे ही अन, अन
अनुपसर्ग, अनुपसर्ग, अन याद आ रहा है, नए तत्पुरुष समास ए या अनुपसर्ग का प्रयोग करके नए या नहीं का अर्थ बताने हेतु शब्दों का निर्माण किया जाता है, वहाँ अनुपसर्ग के योग के पद बनाए जाते हैं नए या नहीं का अर्थ बताने के लिए हैं। जैसे अन प्लस अंत बराबर क्या हो जाएगा, अनंत। अन प्लस अंत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनंत, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता है। जैसे अन्न प्लस उपयोगी बराबर क्या हो जाएगा, अनुपयोगी है। अन्न प्लस उपयोगी बराबर अनुपयोगी, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। ये कौन से थे दोस्तों, आपके संस्कृत भाषा के उपसर्ग। ये कौन से हैं, आपके संस्कृत भाषा के उपसर्ग। इन्हें गौर से देख लीजिए आराम से, फिर हम चलते हैं अगली बात पर, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले उपसर्ग की श्रेणी कौन सी थी, संस्कृत के। अब हम बात करेंगे कौन से उपसर्ग पर, हिंदी भाषा के उपसर्ग पर। तो हिंदी भाषा के भी हम कितने उपसर्ग पढ़ते हैं, 22। लेकिन उससे पहले हमने चर्चा में ले लिए कौन से दोस्तों, आपके हिंदी भाषा के, क्या, संस्कृत भाषा के 22। अब बात करते हैं अगले। देखो हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग भी कितने, वही 22। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, उपसर्गों की श्रेणियां कितनी, 3। कौन कौन सी, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और विदेशी या अन्य भाषाओं के। तो संस्कृत के तो हम 22 पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा के उपसर्ग की। हिंदी भाषा के उपसर्ग बहुत सरल हैं, यहाँ तो आपको संधियों के चक्कर में भी नहीं पढ़ना। यहाँ पर तो सीधे सीधे संयोग कैसे पद मिलेंगे और आपको सीधे सीधे संयोग के पदों के आधार पर उदाहरणों का चयन कर देना है। जैसे अनुपसर्ग से अनजान है, अनदेखा, अनपढ़, अनचाहा है, अन देखा, अन जान, अन चाहा, अन देखी, अन सुना है, अध आधा, अध मरा है, अध आधा, अध पका, अध कचरा है, अध कचरा, अध कचरा, अध कचरा, आधा कचरा, अध कचरा है, उचक्का, उजड़ना, उजड़ना, उजड़ना है, उजड़ना। और उन उपसर्ग के तो उदाहरणों की आपको चिंता ही नहीं, क्योंकि उन उपसर्ग में हम क्या लेते हैं, पूरी की पूरी गिनती के उठा लेते हैं, एक एक कम वाले हैं। 29, 29, 29 आता है, 29, 29 है, 39 एक कम, उनका मतलब क्या हो गया, एक कम। तो 40 से एक कम, 30 से एक कम। यह एक स्थानीय बोर्ड की परीक्षा में पूछा भी गया है, अधीनस्थ बोर्ड में। एक कम के संदर्भ में कौन से उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, एक कम के संदर्भ में कौन सा आ जाएगा, आपका उन उपसर्ग प्रयोग में लिया जाता है। इसको ए नहीं समझे, ये उन है, उन। 29, 39 है। औ की बात करें तो जैसे औगन है, औगुन, ओघड़, ओघड़, जिसको सही ढंग से नहीं गढ़ा हुआ है, ओघड़, ओघड़। कु, कु यानी कु बुरा के रूप में है, कुरूप है, कुपुत्र, कुरूप, कुपुत्र। चौ, चौ यानी चार के अर्थ में, चौका, चौराहा, चौराहा, चौमासा, चौराहा, चौमासा, चौ चार के अर्थ में है। पच, पच का अर्थ यहाँ पर क्या लिया जाएगा, 5 से पच, 5, पच, पचरंगा, पचरंगा। जैसे कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी, पंचमेली खिचड़ी है, पचमेल है, पचमेल अर्थात 5 के मेल से बनी हुई पचमेल है। 5 अनाजों को कूट करके जो अन्न बनाया जाता है, पंचकूटा जिसको हम बोलते हैं, एक प्रसाद भी होता है, हैं बिल्कुल। आगे है पर, पर यानी दूसरा है, पर दूसरा। जैसे दूसरे दादा, परदादा है। दूसरे देश को क्या कहेंगे, परदेश, क्या कहेंगे, परदेश। और दूसरे देश वालों को क्या कह देंगे, परदेसी है, परदेसी। जैसे भर पेट, भर पेट, भर, भर यानी वही पूरा हुआ है, भरपूर, भर का पूरा है, भरपूर, भरपूर है। बिन देखा, बिन चाहा है, बिन ब्याहा, बिन, बिन यानी बिना, बिन खाया,
बिन ब्याह, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, जिसका विवाह नहीं हुआ है। ऐसे ही है दोस्तों ती के अर्थ में क्या, जैसे तिराहा है, तिराहा है, तिरंगा, तीन रंगों वाला है, तीन रंगा। दो में क्या हो जाएगा, दो का। ये देखो कुछ संख्या सूचक शब्द हैं, 1 2, चो यानी 4, पच यानी 5, ती यानी 3, दो यानी 2। दो के अर्थ के लिए आ रहा है, जैसे दो रंगों वाला है दुरंगी है, दो रंगों वाला दुरंगी है। जैसे दो पट्टियों का समूह है, आपको पढ़ाया भी था मैंने, दुपट्टा। दो लड़ा है, दू के अर्थ में दो, दो के अर्थ में दू उपसर्ग से हम बनाते हैं। ऐसे आता है जैसे का मतलब जैसे कायर, का पुरुष बुरा पुरुष, का पुरुष बुरा पुरुष। सैजल सहित है, सैजल। सपूत है, सफल। चिरस्थाई है, चिरकाल, लंबे समय तक, चिरकाल। न सत्य, न नहीं के अर्थ में, न का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहां पर नहीं के अर्थ में कौन सा उपसर्ग लेंगे, न है। जैसे जिसको गिनेंगे नहीं उसको क्या कहेंगे, नगण्य है, नगण्य। जो गिनने योग्य नहीं हो, जो गिनने योग्य नहीं हो उसे क्या कहेंगे, नगण्य। नपुंसक, नपुंसक संस्कृत में आता भी है, जो पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों में गिना नहीं जाता उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नपुंसकलिंग में गिनते हैं। जैसे बहु यानी कि बहुसंख्यक, बहुत सारी की संख्या, बहुसंख्यक। बहुत सारा जिसके उपयोग हो, बहुपयोगी है, बहुपयोगी, बहुसंख्यक, बहुपयोगी है, बहुसंख्यक, बहुत सारे यानी कि एक से अधिक की संख्या के लिए है। बहुविवाह है जिसको हम कह सकते हैं। आप स्वयं का, जिसके ऊपर स्वयं पर बीतती है, हैं। आप चाहा अर्थात स्वयं का चाहा हुआ, जिसका स्वयं का चाहा हुआ हो, जिसका स्वयं का चाहा हुआ हो, जिस पर स्वयं पर बीती हुई हो, वह अपने आप का वर्णन कर रहा है। आप बीती हैं, आप बीती। नाना, यहाँ पर नाना जी का मतलब नाना संबंधी, रिश्ते संबंधी में नहीं है। नाना का मतलब होता है विविध। नाना का मतलब क्या होता है, विविध। जैसे नाना प्रकार अर्थात विविध प्रकार हैं, बहुत प्रकार के रूप या नाना रूप, नाना रूप, नाना रूप। जैसे बहुत रूपों वाला, नाना प्रकार बहुत सारे प्रकार वाला है, बहुत प्रकार वाला। कै, सपूत, कपूत। कलंक, कलंक है, कलंक। कोण, समकोण, समकोण, समकोण है, समकोण। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। सम कक्ष, समान कक्ष वाला क्या कहलाएगा, सम कक्ष कहलाएगा। तो दोस्तों हम बात यह कर रहे हैं कि इनमें से एक भी उदाहरण हमें ऐसा नहीं मिला जिसमें संधि हुई हो। इसमें हमें एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिला है जिसमें संधि हुई है या जिसमें हमें संधि की दृष्टि से मस्तिष्क लगाने की जोर पड़े। यहाँ पर देखो, जब हम संस्कृत के उपसर्गों की बात कर रहे थे अभी अभी चंद समय पहले, तो हमने देखा अधिकतर शब्दों में क्या हो रही है, संधियां हो रही हैं। अब बात करूं, एक बार मैं और थोड़ा हाईलाइट करना चाहूं कि संधि वाले उपसर्ग कौन कौन से हैं। संधि वाले उपसर्ग कौन कौन से हैं, तो देखो संधि वाले उपसर्गों को मैं गोले में बंद कर रहा हूं, यह आपके लिए बहुउपयोगी होंगे। एक तो अति, एक तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अति, ये संधि वाले उपसर्ग हैं। एक आपका कौन सा, अधि, उदाहरण भी देख लो, अध्यात्म, अध्यक्ष मिल रहा है। एक आपका अनु, एक आपका अनु। अप में संधि वाला नहीं मिलेगा, अप में संधि वाला नहीं मिलेगा, अभी में मिलेगा। संस्कृत के ज़्यादातर उपसर्ग संधि वाले ही हैं, लेकिन मोस्टली आपको जिनका ध्यान निश्चित रूप से रखना ही रखना है, हर हाल में ध्यान रखना है, वो बता रहा हूँ, है वो बता रहा हूँ आपको मैं। ये है महत्वपूर्ण है आपका। एक आपका दुर,
एक आपका दुस, एक आपका निर और एक आपका निस। ये आपको स्पेशली ध्यान रखने वाले हैं। इसके अलावा यण संधि में देखो परी मिलता है और एक प्रति भी मिलता है। एक आपके अनुस्वार की संधि में सम भी मिलेगा, एक आपके सम भी मिलेगा। तो देखो ये 22 में से कुल मैंने लगभग 5 और 6 11 और 1 12, 4 और 3 7 और 5 लगभग 12 उपसर्ग आपके समक्ष रेखांकित कर दिए हैं। 12 उपसर्ग मैंने आपके समक्ष चिन्हित कर दिए हैं जो संस्कृत भाषा के हैं और संधियों में पढ़े जाते हैं। संधियों में इसका पर्टिकुलरली एक सेपरेट नियम पढ़ते हैं। सम उपसर्ग के बाद क्री धातु का, परि उपसर्ग के बाद क्री धातु का हम नियम पढ़ते हैं। यह आपके यण संधि में आ रहा है प्रत्युत्पन्न, प्रत्युष, प्रत्यु है। इसके अलावा जैसे देखो ये आपके निस और दुस, इन दोनों को तो हम विसर्ग संधि में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा तो अभी मैं करने ही वाला हूँ कि प्रश्न में क्या पूछा जाएगा, जवाब कैसे देना है। एक आपके निरुपसर्ग का नियम आता है विसर्ग संधि में, दुरुपसर्ग आता है विसर्ग संधि में। उत और उद, सत और सद की तरह ही आपके ये कहाँ पर आएंगे, व्यंजन संधि में आते हैं आपके। इसके अलावा अति, अधि और अनु, ये तीनों के तीनों आपके यण संधि में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण और कठिन कठिन उदाहरण इनके हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जहां उपसर्गों की 3 श्रेणियों की, कि सबसे पहले उपसर्ग जो थे वो कौन से थे। तो सबसे पहले उपसर्ग थे संस्कृत भाषा के 22, उसके बाद हमने देखे हिंदी भाषा के 22। दोस्तों अगर बात की जाए मूल रूप से उपसर्ग संबंधी प्रश्नों की, तो हिंदी में भी, लेकिन है महत्वपूर्ण यही। अगर मोस्ट की बात की जाए तो आपको केवल संस्कृत भाषा के जो 22 उपसर्ग हम हिंदी भाषा में पढ़ते हैं वहीं से ही प्रश्न मिलता है और वहीं से आपको प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब बात की जाए एक शेष प्रकार जो अब रह रहा है हमारा, कौन सा, विदेशी या अन्य भाषा के उपसर्गों का, उस पर भी हम प्रकाश डाल लेते हैं। तो विदेशी या अन्य भाषा के उपसर्गों की बात की जाए तो ये भी लगभग हमारे हिंदी में कितने पढ़े जाते हैं, देखो 22 उपसर्ग हम उठा रहे हैं। 22 उपसर्गों के हम एक एक दो उदाहरणों की चर्चा यहाँ भी कर ले लेते हैं। जैसे बे है, बे उपसर्ग, बे उपसर्ग का जैसे बिना के संदर्भ में लिया जाता है। बे घर, जिसके पास घर नहीं है, रहित है जो है, बिल्कुल है, जिसको दर्द नहीं होता उसको क्या कहेंगे, बेदर्द है, बेदर्द। बेवफा, अन्यथा न ले, कृपया अन्यथा न ले, हाँ बिल्कुल उदाहरण है भाई। ऐसे ही बेपनाह है, बेपनाह है। ऐसे शब्द जो शब्द ही हैं विदेशी। विदेशी का मतलब उर्दू, अंग्रेजी, अरबी और फारसी। उर्दू, अंग्रेजी, अरबी और फारसी, मोस्टली हम इन 4 भाषाओं की बात करेंगे। और उर्दू, अरबी और फारसी 3 भाषाएं ये तो गज़ल और शायरियों की भाषा रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जिनका हम प्रयोग बिल्कुल दुष्यंत कुमार ने अपनी गज़लों में भी किया है। दुष्यंत कुमार हिंदी के एकमात्र शायर कवि जिनको कहा जाता है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आता है जैसे दर, दर यानी में है, दर असल, दर असल, दरअसल यानी कि असल में है, दरअसल, दरबार, 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 दरअसल, दरबार, बिल्कुल। बाइज्जत, बाअदब, बाअदब है, बाअदब। कम तोल, कम तोलने वाला है। कम अक्ल, कम जिसमें अक्ल है, कम अक्ल, कम अक्ल है। लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं, लाजवाब। ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, वह क्या हो जाएगी, ला इलाज। क्या हो जाएगी, ला इलाज। ऐसा कोई जिसका वारिस नहीं, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, लावारिस। क्या हो जाएगा, लावारिस है, जिसका वारिस की बात की जाए है, लावारिस। अर्थात ला प्लस वारिस बराबर लावारिस, यानी कि जिसके वारिस नहीं है उसे क्या कहा जाएगा, लावारिस। आगे बात करते हैं। ना, ना पसंद है, ना काम, ना पसंद, ना कामयाब। ला में कौन कौन से आए, जैसे ला
वारिस हैं, लाजवाब, लाजवाब, ला इलाज हैं, ला इलाज, कम तौल, कम अक्ल, कम जिसमें अक्ल है, कम अक्ल है, बाइज्जत, बाअदब, बाअदब, बाअदब है, दरअसल है, दरअसल, बेघर, बेपनाह है। जैसे ही हर दम, हर दम, हर का हर यानी प्रत्येक है, हर रोज, हर वक्त, हर पल, हर रोज है, खुशकिस्मत, खुशकिस्मत है, खुशकिस्मत, खुश नसीब, खुश नसीब, अच्छी, खुश यानी अच्छी, यहाँ पर ध्यान रखना, बिल्कुल खुश का यानी यहाँ पर अच्छी से बात कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ हाँ। बद यानी बुरा, बदबू, खुश्क में खुशबू भी आता है, ध्यान रहे, यह मैंने आपको समास में भी लिखवाया था, है बदबू, बद यानी बुरी, बू यानी गंध, बदबू, बुरी गंध है, बदमाश, 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 बदमाश है, सर, सरपंच, सरपंच, सरदार, सरताज, सरताज, सरदार, सरकार है, बेखूबी, बखूबी है, बेखूबी, बखूबी, बेतौर, बैतौर, बतौर, बैतौर, बतौर है, बिला, बिला, बिला का अर्थ भी होता है बिना, जैसे बिना वजह होता है वैसे ही होता है बिला वजह है, बिना कसूर होता है वैसे होता है बिला कसूर, बिला कसूर यानी कि बिना किसी कसूर के, बिल्कुल, हाँ। बेस, बहुत, बेस कीमती, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो, बेस, अत्यधिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेस कीमती, बेस कीमत भी कहा जाता है, बेस कीमत है, बेस कीमत, बेस कीमत भी आ जाए, बेस कीमत है, नेक नियत, नेक चलन, नेक चाल, नेक चाल, ऐन मौका, ऐन मौका है, ऐन वक्त, ऐन वक्त है, जैसे हम सफ़र, हम शकल, हम शक्ल जिसको हम बोलते हैं, हम शक्ल है, अल कायदा, अल कायदा, अल कायदा, बिना कायदे वाले हैं, अल कायदा, अल विदा है, अल विदा, अल विदा, जैसे गैर, गैर पुरुष, गैर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर पराया, गैर नृत्य का भी नाम है, गैर नृत्य का नाम है, यहाँ पर गैर से नृत्य मत ले लेना है, गैर वाजिब, गैर वाजिब, गैर वाजिब जो सही नहीं हो, गैर मर्द है, गैर पुरुष भी कह सकते हो, गैर मर्द भी कह सकते हो, है, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस है, हेड मास्टर, हेड मास्टर, हेड मास्टर है, हाफ अक्ल है, हाफ यानी आधा, हाफ अक्ल आधी अक्ल का है, हाफ पैंट, हाफ बाजू, हाफ बाजू, हाफ बाजू भी बोला जाता है, हाफ बाजू, हाफ यानी आधा, हाफ कमीज है, हाफ कमीज है, सब, सब यानी से ठीक छोटा है, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर,
बिल्कुल, सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार हैं। कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। तो दोस्तों ये कुछ शब्द मैंने आपके समक्ष लिखे हैं, सारे के सारे विदेशी उपसर्गों से बने हैं। तो इन शब्दों को आपको रटने की जरूरत नहीं है। इन शब्दों में जो काम की बात हमें ध्यान रखने की है वह यह है कि ये सभी के सभी शब्द जो विदेशी उपसर्ग के योग से बने हैं, इन्हें हम विदेशी शब्दों में गिनेंगे। जब आपको उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों में से शब्दों का क्लासिफिकेशन करना हो, शब्दों का वर्गीकरण करना हो, तो उस स्थिति में आप इस प्रकार के शब्दों को कौन से शब्दों में गिनेंगे? तो आप इन शब्दों को विदेशी शब्दों में गिनेंगे। तो ये जो हमारे पास उपसर्ग की 3 श्रेणियां थी, कौन कौन से? संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्गों की हमने चर्चा की। अब मैं जो बात करने वाला हूँ, महत्वपूर्ण बात, वो यहाँ से है। कहाँ से? आपके समक्ष दुस और एक निस, इनके संबंध में उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। जो मैं बात करने वाला हूँ यह बात कुछ इस प्रकार से है। देखो प्रश्न कैसा पूछा जाता है। प्रश्न में बस एक उदाहरण से समझ में आ जाए कि सारी स्थिति बस 2 मिनट की बात है। ध्यान दीजिए एक बार। यहाँ पर मान लीजिए शब्द आ गया दुष्स्वप्न, एक शब्द आ गया दुशासन, और एक शब्द है दुष्कर या दुष्कर्म। ठीक है, इन सभी शब्दों में अगर आपको उपसर्ग पूछे, पहली बात, अगर उपसर्ग पूछे तो सदैव कौन सा बताना है? दुष् बताना है। जबकि इनका संधि विच्छेद देखना, इन शब्दों का संधि विच्छेद देखना दोस्तों। इसका संधि विच्छेद होता है दूहे प्लस स्वप्न, दूहे प्लस स्वप्न। इसका संधि विच्छेद होता है दूहे प्लस शासन, दूहे प्लस शासन। और इसका संधि विच्छेद होता है दूहे प्लस कर्म, दूहे प्लस कर्म। नियम क्या कह रहा है वो सुनिए। यदि विसर्ग के बाद दंते वर्ण होते हैं तो विसर्ग के स्थान पर दंते सकार आदेश होगा। कौन सा सकार आदेश होगा? दंते सकार आदेश होगा। यदि विसर्ग के बाद तालव्य वर्ण हो तो यहाँ तालव्य सकार आदेश होगा। और यदि विसर्ग के बाद क, ख, प, फ या मैं वर्ण हो या कोई मूर्धन्य वर्ण में अघोष वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में यहाँ मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश हो जाएगा? मूर्धन्य सकार आदेश। तो मूर्धन्य सकार आदेश, दंत्य सकार आदेश हम करें तो शब्द कैसे बने? दुष प्लस स्वप्न। ये कैसा बना? दुष प्लस शासन। और यह कैसा बना? दुष प्लस कर्म। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, अब बात यहाँ दंत्य सकार है, यहाँ तालव्य है, यहाँ मूर्धन्य है। लेकिन उपसर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें भी यहाँ भी उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग कौन सा है? दुष उपसर्ग है। यहाँ भी कौन सा है? दुष उपसर्ग है। यहाँ भी कौन सा है? दुष उपसर्ग है। और यहाँ भी कौन सा है? दुष उपसर्ग है। क्यों है? क्यों? आपको यह वजह भी पता होनी चाहिए। दुष उपसर्ग आपका यहाँ इसलिए है साथियों क्योंकि हमें पता है दुष तालव्य सकार और दुष मूर्धन्य सकार में कोई उपसर्ग होता ही नहीं। लो बता दीजिए, आप बता दीजिए, संस्कृत के इन 22 उपसर्गों में कहीं भी आपको ऐसा उपसर्ग नजर आ रहा है क्या जहां दू के साथ में देखो तालव्य दिख रहा है या मूर्धन्य दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ पर केवल हमें क्या दिख रहा है? दंत्य सकार। और यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है? दंत्य सकार। तो यह है कुछ उपसर्ग और उपसर्ग से संबंधित उदाहरणों की कहानी थी, जो आशा करता हूँ आपको बेहद समझ में आई है और बेहद पसंद आई है। दोस्तों आज हमारा उपसर्ग और प्रत्यय, इनके तुलनात्मक अध्ययन, प्रत्यय के उदाहरण, उपसर्ग के उदाहरण अर्थात उपसर्ग से संबंधित संपूर्ण वार्ता संपन्न होती है। फिर मिलेंगे नई कक्षा में एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।